इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था? पौंडीचेरी। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट सिटीजनशिप हो जाएंगे। जैसे पौंडीचेरी में जितने भी लोग रह रहे थे 1954 में भारत का पार्ट बना, पूरे के पूरे इंडियन सिटीजन बन गए, वो भारत से जुड़ जाएगा। ठीक है, सिटीजन फ्रॉम द डेट नोटिफाइड, यानी वो कब से सिटीजन कहलाएंगे? जब से वो भारत का पार्ट बन जाएगा। सिटीजन्स ऑफ पौंडीचेरी एज सिटीजन, एज वो तो सारी चीज पता ही है। पौंडीचेरी जैसे इनकॉर्पोरेट किया गया, वो हमारे भारत के सिटीजनशिप बन गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 इशूड द सिटीजनशिप, पौंडीचेरी ऑर्डर नहीं, ये सब काम करनी है। चलो, ये सारी चीजें इसमें एक ही लाइन आपकी काम की थी। ठीक है, डन। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट नोटिफाइड का मतलब क्या हुआ? आप भारत के सिटीजन, अगर मान लो पौंडीचेरी हमारे भारत में कब जुड़ा? 1954 में, तो फिर उनको भारत के सिटीजन कब से कहलाने जाने लगा? 1962। यानी कि पार्लियामेंट डेट नोटिफाई करेगा कि वो भारत के सिटीजन कब बनते हैं। 1955 में कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि पौंडीचेरी जो भारत से जुड़ा है उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, तो वो हमने कब एक्ट पास किया? 1962 में। तो पौंडीचेरी के लोग, यानी ये क्वेश्चन आपका, ये वाला जो आपका, फिर से मैं बता रहा हूं, ये वाली लाइन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। अगर हमने किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत का पार्ट बनाया है, तो वो भारत के सिटीजन कब बनेंगे? पहली लाइन होगी जिस दिन वो भारत से जुड़ा। समझ में आया? जिस दिन राष्ट्रपति घोषित करेगा, जिस दिन पार्लियामेंट घोषित करेगी, जिस दिन स्टेट लेजिस्लेचर घोषित करेगा। आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट जब नोटिफाई करेगा तब वो भारत के सिटीजन बन जाएंगे। और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू नोटिफाई करेगा? आर्टिकल 11, याद है? पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है ना। अब इसके अलावा ये एक और चीज है जिसके थ्रू भारत में कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी। आसाम अकॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए आसाम अकॉर्ड क्या है? अकॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अग्रीमेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अग्रीमेंट, या इसे आप बोल सकते हो पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट सबको पता होगा, गांधी जी ने साइन किया था। नहीं पता है, हम बाद में देखेंगे हिस्ट्री में। आसाम अकॉर्ड को क्या कहा जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जहां आप रह रहे हो। हम सेटल हो चुके हैं पुणे में, कोई सेटल हो गया है महाराष्ट्र में, कोई सेटल हो गया है यूपी में। तो आसाम अकॉर्ड क्या है? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विच वॉज साइंड। उसको साइन किसने किया था? राजीव गांधी ने और पीके महंता ने। पीके महंता कौन है? फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम। पहले इतना लिख लीजिए, पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसाम अकॉर्ड क्या है। आप क्या बोलोगे? एमओएस है। क्या है? एमओएस। वैसे ही एमओयू भी होता है, वैसे ही एमओए भी होता है। अब जिसने बेटा बीकॉम वगैरह पढ़ा होगा, कॉमर्स होगा, ये सारी चीजें जानता है। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ, ए से क्या हो जाएगा? कुछ होता, अंडरस्टैंडिंग होता है, ए से मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ होगा। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए। अब दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि आसाम अकॉर्ड कब साइन किया गया था, ये सेकंड लाइन है 1985। एक और चीज, आसाम जो अग्रीमेंट है, इट इज अ ट्राइलेटरल अकॉर्ड। ये भूलना मत, मतलब ये दो पार्टी नहीं, तीन पार्टी के बीच में साइन किया गया था। लिखना, ये जो अकॉर्ड है ये तीन लोगों के बीच में साइन हुआ था। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी राजीव गांधी, दूसरा आसाम का सीएम, और तीसरा आसाम के तरफ से अलग से कोई स्टूडेंट के लिए मोर्चा निकाले थे उन लोग। ठीक है, ऐसे तीन लोगों के बीच में कुछ चला था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1986 में। उसके थ्रू क्या किया गया? पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। कुछ लोग बांग्लादेश से भाग भाग कर भारत में आए थे। तो बिफोर 1996 ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भारत में आए हैं 1966 के पहले, तो डायरेक्टली बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। आसाम अकॉर्ड में ये कहा गया है। आसाम अकॉर्ड का पहला चीज बता रहा हूं, आसाम अकॉर्ड में क्या कहा गया था? बांग्लादेश से कुछ ऐसे लोग जो भारत में आए हैं, बट कब आए हैं? 1966 के पहले, वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे। आसाम अकॉर्ड में पहली चीज ये कही गई है। दूसरी चीज देख लेते हैं, केम आफ्टर 1966। अब आसाम से कुछ लोग होंगे ना जो 1966 के बाद आए हैं, वो भी बन सकते हैं। बिफोर 1971 कैन बिकम द सिटीजन, बट राइट टू वोट विल नॉट बी देयर फॉर 10 इयर्स। अब मान लीजिए
बांग्लादेश से कुछ लोग जो 1966 के बाद में आए हैं और 1971 के बीच में आए हैं, वो भी सिटीजन कहलाएंगे, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये दो कंडीशन है आपकी आसाम अकॉर्ड की, लिख लीजिए। इतना डिटेल में आसाम अकॉर्ड भी आपको कोई नहीं बताएगा, हमने आसाम अकॉर्ड भी आज देख लिया है। अब बेटा दो तरह के कार्ड्स होते हैं, दो तरह की स्कीम है, मैंने ये ला चुकी है, अब देख लीजिए ये है क्या। एक होता है पीआईओ, क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च कब किए, 2002 में। और अभी हमने देखा था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एक स्कीम है जिसको लॉन्च कब किया, 2005 में। ये डिफरेंशिएट करते हुए लिखो, पीआईओ और ओसीआई में फर्क बता रहे हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब लॉन्च हुई, 2002 में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये एक स्कीम थी, कब लॉन्च हुई, 2005। अगर किसी ने पीआईओ स्कीम के अंदर अपना नाम रजिस्टर किया है, या वो भी मान लीजिए कार्ड पासबुक जैसा चीज होता है, अगर किसी ने अपनी ये स्कीम अभी करा ली है, तो आपको भारत में जब भी आना है आपको वीजा लगेगा। लेकिन अक्षय कुमार ने क्या लिया होगा, ओसीआई। ओसीआई कार्ड आपको विदाउट वीजा, यानी वीजा फ्री एंट्री मिलेगी भारत में हमेशा। वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है, लाइफ टाइम, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अब देखो, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इंडियन सिटीजन जो भारत में रह रहा है अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपका नेचुरली आपका हो जाता है, ठीक है। और पीआईओ के लिए क्या है, पीआईओ के लिए क्या होता है, तो फीस नहीं लगती। लेकिन आपका ओसीआई के लिए क्या करना पड़ता है, ये ओसीआई है, पीआईओ नहीं है। ओसीआई के लिए क्या करना पड़ता है, स्कीम लेने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है। आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, वहां पर करना पड़ेगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मुझे ओसीआई चाहिए। उसके लिए आपको फीस कितनी लगेगी, $275, या आप उसको बोल सकते हो 15 से 17 हजार के बीच में आपको लगभग लगभग लगेगा। अब आखिरी चीज, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि आपके पास क्या नहीं है, ओसीआई कार्ड नहीं है, आपको भारत जब भी आओगे ना, ये 150 नहीं 180 डेज है। अगर आप पर्सन ऑफ, आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, मतलब आप कौन हो, पीआईओ हो, पीआईओ का कार्ड आपके पास है। अगर आप भारत में आते हो और भारत में आपको 180 दिन से ज्यादा रहना है, 180 डेज, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर इंफॉर्मेशन देना है कि मैं भारत में रुका हुआ हूं। ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो नो नीड टू रजिस्टर टू द पुलिस स्टेशन। आपको मैटर ही नहीं करता। जैसे अक्षय कुमार को 360 दिन रहने, रह ले, पूरा साल भर रहने, रह ले, क्योंकि उसके पास क्या है, ओसीआई कार्ड है। लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे, 2015, स्टार कर ले उसको, 2015 में ना, 2015 में पता है क्या किया हमने, पीआईओ नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितने भी इंडियन ओरिजिन है उनको ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ओसीआई कार्ड लेना ही पड़ेगा, ये नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो पहले था, हमने बैकग्राउंड देख लिया। आपको दोनों में फर्क समझ में आया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, समझ में आ रहा है, और उसके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, तो उसके पास ये कंडीशन अप्लाई होती थी। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहा है वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। समझ में आ गया। और उसकी कंडीशन ये है, ओसीआई की कंडीशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओसीआई। तो आपको ये पूरे फैक्ट्स याद रखने हैं कि ओसीआई को इंप्लीमेंट करने की फीस क्या है, $275। ओसीआई वाला भारत में केवल 180 दिन तक रह सकता है, उसके बाद उसको पुलिस में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सही है गलत है, गलत है, उसको देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया है, 2015 में पीआईओ स्कीम और ओसीआई स्कीम को मर्ज कर दिया गया। मतलब अब भारतीय जो बाहर रह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। मतलब अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, जैसे अभी सुनीता विलियम्स, ठीक है, पता होगा, फंस गई थी, ठीक है, स्पेस में। चलो अभी फिलहाल याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया हाँ हाँ हाँ, फंस गई थी वो, तो मैंने ट्रेस नहीं किया न्यूज में क्या आई कि नहीं, वैसे तो स्पेस में ही। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा था बेटा, 5 तरीके जिसके थ्रू आप क्या बन सकते हो, भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला तरीका क्या था, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरल इलेक्शन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। पक्का, 5 तरीके। 3 तरीके है टू लूज द इंडियन सिटीजनशिप। ऐसे 3 तरीके जिससे आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है, बाय रिनंसिएशन, बाय डिप्रीविएशन, और आपका हो जाएगा बाय टर्मिनेशन। ये ले लीजिए, बाय टर्मिनेशन।
डन। 3 तरीके। अच्छा, रिनंसिएशन मतलब त्यागना, रिनंसिएशन मतलब त्यागना। अब आपका डिप्रीविएशन मतलब वंचित। अगर बेटा आप अगर भारत देश को गद्दारी कर रहे हो, मतलब हमारा किसी देश के साथ मान लो युद्ध चल रहा है, आपने उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे दी, तो डिप्रीविएशन से आपकी गई। हाँ ठीक है। टर्मिनेशन, अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो आपको, या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी छोड़ो, अगर आपको किसी विदेश में जाके 7 साल से ज्यादा अगर सजा दे दी गई है, कुछ दे दी गई है, 2 साल से ज्यादा या 7 साल का कुछ है, आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, देखो रिनंसिएशन क्या होता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल एज ये वाला जाने, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। यानी कोई भी भारतीय बंदा अपने मन से अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है। ये पहला तरीका है, समझ गए। पहला तरीका क्या है, आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी है और किसी और देश की अपनानी है। इफ दैट पर्सन हैव अ किड who is a minor below 18 years, even his or her citizenship will also be lost। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, मेरा बच्चा है 5 साल का, उसकी भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर वो तो माइनर है ना, उसको क्या समझ में आ रहा है, वो 18 साल के बाद अगर भारत में आता है और बोलता है मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, उसको मिल जाएगी। अब उसको 5 तरीकों में से कोई एक तरीका जो भी वो फुलफिल कर पाए, उसको उसके थ्रू क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब डिप्रीवेशन देख लेते क्या होता है। अगर किसी ने भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की है फ्रॉड, बाय फ्रॉड, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप गई। मतलब उसने कोई तथ्य छुपाया होगा, बाद में पता चलता है भाई वो क्रिमिनल है, कुछ भी अगर ऐसा पता चलता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, वो अगर डिसलॉयल्टी प्रूफ करता है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो सरकार चाहे हमारी सिटीजनशिप रद्द कर देगी, हम अगर कोई रूल्स बार बार तोड़ रहे हैं। अनलॉफुली, अगर भारत में आप इलीगली कोई ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, देखो ड्यूरिंग वॉर, एक और चीज मैं बता रहा हूं इसको अलग तरीके से। अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और आपने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी, या उनको हथियार पहुंचा दिया, या भारत से गद्दारी की है, तो आपकी किसके थ्रू खींची जाएगी, छीन ली जाएगी सिटीजनशिप बाय डिप्रीवेशन, ठीक है। और अगर कोई भारत का सिटीजन 7 साल भारत के बाहर लगातार रह लेता है, सिटीजनशिप रद्द। अब कहिए आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कोई करेगा अगर वो सीक्रेट भाग करेगा, उसको डायरेक्ट फांसी दे देंगे। जरूरी नहीं फांसी, भारत में ना बहुत ही एक्सेप्शनली फांसी दी जाती है। कसाब को फांसी देने के लिए कितने साल लग गए, रेपिस्ट को साले वो 16 रेपिस्ट थे उनको फांसी नहीं मिली। भारत में बेटा गंदे कामों के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप शरीफ हो तो तुरंत लटकाया जाता है। अभी आप देखिए वो सबने सुना होगा अतीम सुभाष, इतना वाहियात किस्सा, सामने मेरे को तो दिमाग खराब हो गया पूरा। जैसे देखा भारत में पूरे वुमेन सेंट्रिक लॉज है, पूरी की पूरी महिलाएं आधे से ज्यादा केस रजिस्टर करती है, पूछते हैं पुरुष। बंदे की क्या गलती थी। देखो भारत में ये 498 फट से रफा दफा करना चाहिए। पूरे भारत के जो मर्द है उनकी पूरी जिंदगी साली झंड हो जाती है। वो लड़कियां क्या करती है, 498 ठोकती है, पहले जाती है बहुत मासूम बन के, बोलती है अजी मेरे को एक कंप्लेन करनी है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। बोले क्या हुआ है, बोले मेरे को खाना नहीं खिलाते थे, मेरे को पटक पटक के मारते थे, मेरे को पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लड़का आएगा प्रूफ करेगा। अरे भाई साहब इतने रंगीन और इतने संगीन वो आरोप लगा रही है, पहले पूछ तो लो, कोई तो प्रूफ होगा उसके पास। पटक पटक के मारे कुछ तो प्रूफ होगा। आपको खाना नहीं दिए, कहाँ इतनी हट्टी कट्टी सारी गोली लग रही है, उसके बाद भी आप जाके, ये बहुत गलत बात है। सुसाइड करना ही पड़ा ना उसको। 5 साल, 29 साल की उम्र में भाई साहब एक साइट में एक लड़की से मिलते हैं, 1 साल के अंदर उनका एक बच्चा पैदा होता है, 4 साल तक वो साथ में रहते हैं, 4 साल तक वो उनके आजा परदादा दादा दादी मम्मा पापा चाचा भाई सबको पाला, बहुत पैसा दिया, जब जब मेडिकल कंडीशन आई पैसा दिया। लेकिन उसको पता चला मैं ये हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं उनको पाल रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी तो है, मेरे भी तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं मैं आपको ऐसे में उनको पाल नहीं सकता, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल दूंगा। लड़की अपना बैग उठाई, गई वापस। 1 साल तक मनाने की कोशिश की गई,
प्लीज मान जाइए, वापस आ जाइए, माँ बाप है, उनको भी तो जरूरत है। आप घर पे रहते, वैसे भी वो पहले काम करती थी, आईटी सेक्टर में काम थी, वो कर रही थी। भाई साहब आईटी सेक्टर की जॉब छोड़ के घर में बैठ के सीरियल देखने लग गए, दिन से दिन रात डोरेमोन का अपना ड्रामा देखने लग गई, ड्रामा देख देख के अलग अलग उससे डिमांड करने लग गई। अब मान लीजिए कोर्ट में फेक केस के एफआईआर होता है 498A। अब 498A क्या है, मतलब शादी के बाद प्रताड़ित किया गया, शादी के बाद उसने जबरदस्ती उसको दहेज की डिमांड किया। आपको पता है डाउरीज एक्ट 1961 सेक्शन 3 सेक्शन 4 क्या कहता है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों इलीगल है। अगर उसने केस ठोकी है दहेज का, जबकि प्रूफ नहीं है उसके पास, उसके बाद आपने जब देना लेना दोनों इलीगल है, तो लड़की को क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? उसने पूरा प्रूफ दिया, हर एक ट्रांजैक्शन बताया कि ये लड़की हर तरीके से गलत है, फिर भी कोई कोर्ट में उसकी डिमांड नहीं की गई। जज साहिबा आती है, जज साहिबा उनको बोलती है कि बेटा देखो, आपको इनको 40,000 या 20,000 जो भी होगा, 40,000 लगभग महीना एज अ सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस, आपको 40,000 मेंटेनेंस देना होगा। वो बोलता है क्यों दूं, सारे प्रूफ तो मेरे पास है, गलत तो उन्होंने किया है, रहना तो वो नहीं चाहती, और वैसे भी वो पढ़ी लिखी है, वो कहीं जॉब भी कर सकती है, जानबूझ के खाली तुली बैठी है, मैं 40,000 क्यों दूं, आपको देना पड़ेगा नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। उसने बोला दूंगा। बीच में 40,000 का एक आधा कोई पेमेंट स्लॉट रह गया, उसने जाके पुलिस स्टेशन में फिर से रफा दफा कर दी। उसके तहत उसने फोन लगाया, बोला बात हमारे बीच की है, अगले महीने में 40,000 दे दूंगा। बट इसी बीच में उसको बहुत ज्यादा हैरेस किया जा रहा था, उसने समझाने की कोशिश किया, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर बताइए मैं नहीं रहूंगा, मुझे जेल में डाल देंगे, तो आपको 40,000 कौन देगा, आपकी पार्टी कैसे होगी? उसने बोली मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरी पार्टी चलती रहेगी, आप निकल लो। और उसने जब जुडिशियल सिस्टम को कहा, एक क्वेश्चन पूछा कि इसी जुडिशरी सिस्टम के कारण हम जैसे आदमियों को सुसाइड करना पड़ता है, तो जज साहिबा ने कहा कि मर जाओ, आप क्यों नहीं कर लेते? पहली बार प्रवोक किया गया। फिर उसके बाद जब फोन में वो बहस कर रहा था कि मेरे अगर 40,000 नहीं देंगे आपकी पार्टी कैसे चलेगी, बिरले मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम सुसाइड कर लो, तुम 40,000 नहीं दे पा रहे हो। फाइनली भाई साहब 24 पेज की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पहले पेज में जज साहिबा का नाम लिखते हैं कि उन्होंने मुझे प्रोवोक किया, मेरी जो पूरे लोगों का पूरा 24 पेज में चिट्ठा लिख दिया पूरे प्रूफ के साथ। बोले अगर इसके बाद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, बोले आई एम गोइंग टू कमिट अ सुसाइड, मेरे सुसाइड के बाद भी अगर हमको हमारे भारत के पुरुषों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे जो अस्थियां है उसको गड्ढर में बहा दो। अब भाई साहब नहीं रहे, आपको पता होगा एक्स में उन्होंने किसको टैग किया, किसी भारतीय नेता को नहीं किया, उसको मालूम है सब साले ढीले हैं। उसने किया डोनाल्ड ट्रंप, उसने किया एलन मस्क। अब उसने ना ये गलत ही किया, उनको क्या पता चलेगा किसी आदमी। उसने लिखा इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेड मैन कि आप एटलीस्ट इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए और इस पर एक इंटरनेशनल न्यूज बनाइए, ताकि भारत के पुरुषों के साथ ये सब ना हो पाए। अब बोले नाउ द मैन इज डेड एंड हिज एटीएम इज ऑल्सो डेड, हर चीज पे एटीएम लाए जाओ, घसते जा रहा, पुलिस को पैसा देना है, लॉयर को पैसा देना है, चाचा को पैसा देना है, भाई को पढ़ाना है, माँ के पूरे एक्सपेंसेस देने हैं, 40,000 रुपए उसको मेंटेनेंस देना है, उसको अपनी वकील की पूरी फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, माँ बाप को पालना है, हर जगह पैसे दे दे के भाई साहब थक गए थे। उनकी वाइफ ने, मुझे नहीं पता, जितना मैंने देख पाया है उन सोर्सेस से पता चला, पहले 1 करोड़ की डिमांड की, फिर 3 करोड़ की डिमांड की, बोलती है 3 करोड़ वाली बनी दो। क्या है, क्लियर कट वो बता रहा था कि मुझसे पैसों के लिए शादी की गई है। एक बार बस मैंने पैसे यही कहा ना कि हेल्प करूंगा, पालूंगा नहीं, क्या गलत है? और ये चीज क्या होती है भाई साहब कि भारत में अगर वो 498 लागू कर रही है, बिना जांच के आप कैसे कोई एफआईआर दर्ज कर सकते हो? आपको पता नहीं है, सब दर्ज करने की बात नहीं, अगर एफआईआर दर्ज हो गई ना, मैं जानता हूं, पापा भी पुलिस में रहे हैं, अगर आपके खिलाफ अगर 498 के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है ना, पुलिस वाले तुम्हारी जान खींच लेते हैं, अलग से साले बाहर निकाल लेते हैं। इतने बार आपको पुलिस थाने में आना जाना होगा, और क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में भाई साहब उनको तो बुलाइए, सेकंड पार्टनर का है, तो यही होता है। कि हम तो नहीं, हमारी मतलब वहां चीज वैसी हो जाती है। अब आपका टर्मिनेशन क्या होता है देख लीजिए, ये टर्मिनेशन के थ्रू क्या होगा, अगर आपने किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर की है, भारत आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट मतलब रद्द कर देना, ठीक है? ये चीजें आपकी हो गई। पहला तरीका था आप खुद छोड़ दो, यानी रिनंसिएशन,
मैं फिर से बता रहा हूं, रिनंसिएशन वर्ड ऑफ द डे है। रिनंसिएशन मतलब त्यागना। आप खुद अपनी सिटीजनशिप त्यागोगे। डिप्रीवेशन, अगर आप दूसरे देश को वॉर के दौरान उसके साथ इलीगल ट्रेड करते हो, उनसे सीक्रेट रिव्यू करते हो, भारत का असला बारूद उड़ा दो, तो भारत को तो वो आपकी सिटीजनशिप रद्द करेगा। या अगर आप भारत के सिटीजन हो और किसी भी देश में 7 साल या उससे ज्यादा रह रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। टर्मिनेट मतलब कब की जाएगी? जब आपने दो भारत के अलावा किसी देश की नागरिकता अपना ली है। और यहीं पे आपका क्या होता है? सिटीजनशिप समाप्त होता है, जो कि मैंने पहले कहा है। अब आपको बताना चाहूंगा, एक सिंपल टिप देना चाहेंगे हम। आज के बाद आपका रियल पॉलिटी चालू होने वाला है, भर भर के क्वेश्चन वहां से आएंगे। इसके बाद जो आपका फंडामेंटल राइट्स रहेगा, वहां आप लोग छोड़ नहीं सकते। आपको अच्छे से पढ़ना है। ये इतने डिटेल में वैसे तो कोई पढ़ाता नहीं, हमने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत चिल्लर लगेंगे। इतना ज्यादा आपने बीच में पढ़ा है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आर्टिकल 11 क्या है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आर्टिकल 7 क्या है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंडिया में सिटीजनशिप कैसी होती है? सिंगल, ड्यूअल, डबल? सिंगल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। हमने इतना डीप में किया है कि आपको बेटा अब आने दो, अब आप रेडी है किसी भी तरीके से, कितना भी घुमाने दो। अभी तो मैंने एमसीक्यूज भी नहीं कराया है। मैं एमसीक्यूज कब कराऊंगा? टॉपिक वाइज, वो आखिरी में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो बड़े मुश्किल से 2 या 3 सेशन पूरे एमसीक्यूज खत्म। आपकी जैसे ये तैयारी अभी भी मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। आपको 2 सब्जेक्ट में फोकस करना है। एक आपका होगा पॉलिटी, एक आपका होगा ज्योग्राफी। यही 2 चीज आपकी नैया पार कराएगा। करंट अफेयर तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो 3 सब्जेक्ट से सोचो, आपको लगभग 10 क्वेश्चन पक्के, 9 से 10। समझ में आ रहा है? ये 3 वेटेज बहुत बड़ा कैरी करते हैं। स्टैटिक जीके में होमवर्क देते जाऊंगा। करंट अफेयर में आपका स्टैटिक जीके कवर कराता हूं, सारे डेज आपको याद करवाने बोला हूं, सारे डांस फॉर्म वो आपको होमवर्क दिया जाएगा। कुछ चीजें स्टैटिक जीके आप अपने से कवर करिए। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टैटिक जीके से अलग से क्लास लूं, मैं आपको कंट्री और कैपिटल से रटवा रहा हूं। बेटा कुछ चीजें अपनी तरफ से करिए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बताइए पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो आपके लिए दही चिल्लर क्वेश्चन होना चाहिए। क्या है वैसे? वल्ला रे वल्ला वल्ला, वल्ला रे वल्ला वल्ला, तो बताइए आप। वॉरसॉ क्या है? वॉरसॉ। चलिए, अब आपका दिन शुभ मंगल में हो। धन्यवाद।